कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, नोटबुक निकालो। ओहो हो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड नाइट बेटा। अभी कल जो है वो अपनी बात चल रही थी, कुछ क्वेश्चंस की बात करी थी अपन ने। उपांत्य, पूर्व उपांत्य और लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, इनकी बात करी थी। अभी कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? अरे हाँ या ना? चलो ठीक है। तो चलो आगे बात स्टार्ट करते हैं, आगे की कहानी को चेक करते हैं। देखो सर, कल अपन ने बात करी थी कि आपकी आवर्त सारणी जो है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है, अगर हम उसको देखें तो उसमें प्रत्येक आवर्त जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? एनएस से, और खत्म कहां पर हो रहा है? एनपी। लेकिन किसको छोड़कर था वो? फर्स्ट पीरियड को। क्यों? फर्स्ट पीरियड में थोड़ा सा मामला अलग है। इतनी बात हो गई थी। फिर हमने एक और बात करी थी कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि बाह्यतम कोष या संयोजी कोष है, वो और आपकी आवर्त संख्या दोनों क्या होती है? बराबर। ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि सर दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या इतनी होती है, तीसरे में इतनी होती है, चौथे में इतनी होती है, ऐसा क्यों होता है? इन सब चीजों के बारे में हम लोग और देखेंगे। फिर हमने कहा था कि एक कोई भी आवर्त आप ले लो, उसमें एस ब्लॉक के 2 ही मिलते हैं, पी के 6 मिलते हैं, डी के 10 मिलते हैं। ये बात हो गई थी। और लेंथेनॉइड 14 मिलते हैं, और एक्टिनॉइड भी क्या मिलते हैं? 14। क्या ये बात हो गई थी? क्यों होते हैं ये भी लिखा दिया था। लिखा दिया था। चलो ठीक है, ये बात लिखा दी थी क्या कि बाह्यतम आवर्त संख्या और कोष संख्या बराबर होती है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब लिखा देंगे। हाँ, तो चलो अब इसी चीज को हम लेकर थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सारे लोग ध्यान से देखते जाना कि क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपके आवर्त संख्या यानी कि पीरियड नंबर की। तो सुनना, यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे किसको? पीरियड नंबर को। ध्यान से सुन लेना, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे, विन्यास लिखने जाओगे, या फिर किसी भी आवर्त के बारे में आप बात करोगे, तो जो यहाँ पर लिखे हुए पॉइंट है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना। आपके पास आवर्त जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो हम कहते हैं कि टोटल जो है वो हमारे पास 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। और 7 आवर्त जो है वो भी 1 to 7 है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आपके आउटर मोस्ट शेल नंबर की, यानी कि बाह्यतम कोष संख्या जो होती है, उस पर बात करते हैं। तो कल ही हमने बात कर ली थी कि बाह्यतम कोष संख्या जो होती है वो किसके बराबर आती है? आवर्त के बराबर। तो यार ये भी एकदम सिंपल सा हो गया कि आपकी बाह्यतम कोष संख्या और आपका जो आवर्त है, उन दोनों की संख्या क्या होती है? तो ये एकदम नॉर्मल सी बात हो जाती है। अब यहां पर बात आती है कि सर इनमें कौन कौन से उपकोष यानी कि सब शेल जो हैं वो हो सकते हैं? ध्यान से सुन लेना। बोला क्या है? हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी की बात चलेगी, यानी कि संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आप अपनी टेबल को देख लो, और उस टेबल के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला आवर्त है, उसमें केवल एक ही उपकोष होता है, और वो उपकोष कौन सा होता है? एस। और उस एस की मैं बात करूं तो आप क्या बोल दोगे? पहले आवर्त का एस है, मतलब क्या हो जाएगा? 1s। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब एक बात सुनो। आवर्त सारणी जो है वो एस से स्टार्ट हो रही है, और आप कह रहे हो कि एस से भी कौन सा? एन एस, यानी कि आवर्त संख्या और बाह्यतम कोष संख्या जो है वो बराबर है। तो ये मैं कह दूंगा कि इसमें आएगा 2s। सर इसमें जो स्टार्टिंग होगा वो कहां होगा? 3s। इसमें जो स्टार्टिंग होगा वो कहां से होगा? 4s से। इसमें जो स्टार्टिंग होगा वो किससे होगा? 5s से। इसमें क्या होगा बेटा? 6s। और इसमें कितना होगा? 7s। और इतनी बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? पक्का? क्या गई कहानी ऊपर से? अरे सर एक बात बताओ, जैसे अपन दो एलिमेंट ले लेते हैं। पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। और दूसरा एलिमेंट कौन है? लिथियम। सर हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1s1, और इसका विन्यास होता है 2s1। क्या सही है क्या? तो सर हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें किसकी है? तो अपन कह रहे हैं कि सर हम बाह्यतम कोष यानी कि संयोजी कोष को लेकर चल रहे हैं। उसमें जो संभावनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम 1s की बात करोगे तो तुम पहले आवर्त की बात कर रहे हो। समझ आ रहा है? पक्का? चलो आगे। चलो अब अगली बात सुन।
मैं ये कह रहा हूं कि आवर्त सारणी जो है वो खत्म कहां पर हो रही है, तो आप लोग क्या बोलोगे, वो पी पर खत्म हो रही है। अरे हाँ या ना? और पी भी कौन सा बेटा, एनपी। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो ये बताओ कि क्या पहले में पी आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरे में पी आएगा, लेकिन बेटा वो कौन सा आएगा, 2p। करेक्ट है क्या? तीसरा आवर्त खत्म कहां पर होगा, 3p पर। सही है सर। चौथा आवर्त खत्म कहां पर होगा, 4p पर। पांचवा आवर्त खत्म कहां पर होगा, 5p पर। छठा कहां पर खत्म होगा, 6p पर। सातवां कहां पर खत्म होगा, 7p पर। करेक्ट है क्या? चलो, पहला आवर्त खत्म है, दूसरे में केवल s और p ही होता है, तीसरे में भी केवल s और p ही होता है। अरे हाँ या ना? चौथे आवर्त में आ जाओ। क्या चौथे आवर्त में डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया? और पहला डी जो संभव होता है वो कौन सा होता है, 3D। तो चौथे आवर्त में जो डी आएगा वो कौन सा आएगा, 3D। सही है क्या? चलो, पांचवें आवर्त में जो डी आएगा वो 4D। सर छठवें में जो आएगा 6D, और सातवें में जो आएगा, सॉरी सॉरी, 5D, और ये कौन सा आ जाएगा आपका, 6D। तो ये आपका 5D और ये 6D। करेक्ट है। चलो, उसके बाद आते हैं लेंथेनोइड पर। लेंथेनोइड कौन से आवर्त में आते हैं, 6th में। लेंथेनोइड को 4f सीरीज भी बोला जाता है। तो कौन सा आएगा छठवें आवर्त में, f, 4f। बोलो भैया सातवें आवर्त में कौन सा f, 5f। क्या आपके पास जो अभी पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल केवल s, p, d और f ये चार ही ब्लॉक लेके बैठा है? चलो ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, अगले पर बढ़ते हैं और उस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ, आपको कल ही हमने बात करी थी कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। चलो कक्षकों की संख्या गिन लेते हैं और उन्हीं कक्षकों की संख्या के आधार पर हमारे तत्वों की संख्या हमें मिल जाती है। चलो पहले आवर्त में बात करते हैं, कौन है, एक ही एस है। एस में कितने कक्षक होते हैं, एक। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो तत्व भी कितने, 2। तो सर मैं ये कह दूं क्या, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। समझ गए? चलो आ जाओ, दूसरे आवर्त में एक एस और एक पी उपकोष हैं। तो एस में होता है एक कक्षक और पी में होते हैं 3। कुल कितने कक्षक, 4। एक में 2, तो कितने हो गए, 8। बात पल्ले पड़ गई। ये जो 2 चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है प्रति कक्षक। आ जाओ, यहां पर भी क्या 4 ही कक्षक हैं क्या, 4 कक्षक का मतलब कितने तत्व, 8। चलो यहां पर आ जाओ, देखो सर एस में 1, पी में 3 और डी में 5। तो 5 और 3 8 और 1 9। 9 गुणा 2 कितने होते हैं, 18। यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन 18 तत्व है। इतना क्लियर सबको? चलो, क्या यहां भी 18 ही आएगा क्या बेटा, सेम केस है। चलो यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर F एक्स्ट्रा आ गया। F में कितने कक्षक होते हैं, 7। तो 7 और 3 10, 5 15 और 1 16। तो सर 16 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रति कक्षक का मतलब कितने हो गए, 32। 32 इलेक्ट्रॉन और 32 तत्व है। यहां पर भी क्या सेम केस आएगा क्या, आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर भी कितने तत्व है, 32। काम करो, इनका टोटल करके देखो कितना आ रहा है, इनका टोटल करके देखो कितना आ रहा है। अरे टोटल करो ना यार, 32 और 18 50, 32 और 18 50, कितने हो गए, 100। 100 और 16 116 और 2 118। आपकी आवर्त सारणी में टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 118। और 118 के 118 अब तक भर दिए गए हैं। अरे हाँ या ना, भर दिए गए हैं। उनकी प्रॉपर्टी का स्टडी होना बाकी है, उनका नामकरण कर दिया गया है। बात पल्ले पड़ गई। तो ये कहानी इसकी है। अब आती है बात किसकी, नेम ऑफ पीरियड, यानी कि आवर्त जो है उस आवर्त का नाम क्या होगा। तो 2 तत्व वाला जो आवर्त है वो सबसे छोटा है, इसका नाम क्या दे देते हैं, शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे छोटा, जिसको हिंदी में बोले तो लघुतम। सर ये जो दोनों है 8-8 वाले, इनको बोल देते हैं क्या, शॉर्ट पीरियड, जिसको हिंदी भाषा में तुम क्या बोलते हो, लघु आवर्त। सर ये जो 18 वाले हैं इनको आप क्या बोल देते हो, लॉन्ग पीरियड, यानी कि हिंदी भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आवर्त। और ये जो 32-32 वाले हैं इनको क्या बोल देते हैं, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया, दीर्घतम। बात पल्ले पड़ गई। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है जो आप लोग लेके कहां से आते हैं, आवर्त सारणी में जो तत्व रखे गए हैं उनके आधार पर।
अब देखो सर, इनकी जरूरत कहां पड़ती है वो सुन लो। इनकी जरूरत पड़ती है कहां पर, जब हमसे वो कहता है कि आप 8वें आवर्त की बात करो या 9वें की बात करो या 10वें आवर्त की बात करो, यानी कि हमारी टेबल जो है उससे आगे की बात करता है, तो हमें इन चीजों की क्या होती है, बहुत जरूरत होती है। तो वो चीजें हम कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट मार्क कीजिएगा। और इसमें वो लिखा दिया था क्या कि प्रत्येक आवर्त एनएस से स्टार्ट होता है और एनपी पर खत्म होता है? लिखा दिया था, फिर लिख लो इसको, फटाफट मार्क कर दो कि क्या होने वाला है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गब्बर। अच्छा है सर, और आप कैसे हैं? बढ़िया। हाँ भाई, बनाओ सर, जल्दी बनाओ। और कोई डाउट हो तो बोल देना बीच में, अदरवाइज बना दो। समझ में तो आ गया ना ये रामायण है क्या? सिंपल है सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग इतना ही लगाना है कि ये आया कैसे। एकदम सिंपल सी कहानी है। वो मॉड्यूल मिल गया क्या तुम्हें? मॉड्यूल सीट कुछ भी जो, अरे मिल गया क्या? नहीं मिला क्या? चलो ठीक है, बोल देते हैं, मिल जाएगा। हो गया? चला। चलो सर, अब सुनो। अब यहां से हम लोग एक छोटा सा कंक्लूजन लेके आते हैं, एक छोटी सी बात यहां से करते हैं। देखना कि आगे की जो संभावनाएं हैं वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं क्या है कि सर आपके पास आपका जो पीरियड नंबर है वो पीरियड नंबर कितना है? एन। क्लियर है? ये आपकी आवर्त संख्या है। तो सर आपका कोई भी पीरियड होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? एन एस से। सर वो खत्म कहां पर होगा? एन पी पर। करेक्ट है? अब देखो सर, उसमें डी कौन सा आया है? तो चौथे आवर्त में डी कौन सा आया? 3। मतलब अगर आवर्त संख्या n हो तो आपके पास d जो है, क्या वो n-1 d आ जाएगा क्या? सर सिक्स्थ पीरियड में f कौन सा? 4f। मतलब अगर आवर्त संख्या n होती तो f कौन सा आता? तो अपन क्या बोलते हैं? n-2f। अब सुनो, अब एक छोटी सी बात सुनना। आपने सबने एक नाम सुना होगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या। सर द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है उस वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? तो अपन क्या बोलते हैं? शेल, है ना? शेल या सब शेल? सब शेल यानी कि उपकोष। अब सुनना, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या एल। एल के जो संभावित मान होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से आप लोग चल सकते हो। इसके लिए जो उपकोष होता है वो उपकोष कौन सा होता है? तो एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे। आप आगे तक चल सकते हो स्मॉल लेटर में। ठीक है? अब बात आती है इनमें कक्षक कितने होते हैं
यानी कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। तो ध्यान से सुन लो, ऑर्बिटल भी बहुत आसान है। अगर आपको थोड़ी बहुत गिनती आती है तो विषम संख्या ले लो और विषम संख्या के हिसाब से लिखते जाओ। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। बात पल्ले पड़ गई क्या? तो विषम संख्या के आधार पर आप लोग बनाते जाओ तो आपको अपने कक्षक मिल जाते हैं। अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये है क्वांटम संख्या का पार्ट। जब आप क्वांटम संख्या या तो पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे तो आपको पल्ले पड़ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये है पी, ये डी, ये एफ। एफ के बाद कौन आएगा? जी। तो यार इसको देखकर क्या ये नहीं लगता क्या कि अगर जी आएगा तो कौन सा? ये वाला। अगर बेटा एच आएगा तो कौन सा? तो अपन क्या बोल देंगे? ये वाला, ये वाला। और अगर आई आएगा तो क्या मैं ये बोल दूंगा कि वो आई जो है वो ये वाला आ जाएगा। और आपसे कह दिया जाए कि ऐसे ही चलते जाओ तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं तक भी जा सकते हो। लेकिन हमें जो जरूरत पड़ती है वो कहां तक पड़ती है? जी तक जरूरत पड़ती है, एच की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहानी किसकी होती है? ये उपकोषों की कहानी होती है जो एक आवर्त में संभावित होते हैं। ध्यान से सुन लेना, संभावित होते हैं उनकी बात है। अब सुनो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसका, मैं ये कह दूं कि पीरियड नंबर एन जो है वो कितना रख दूं? 8। ध्यान से सुन लेना, बहुत ही सिंपल है। आपके पास अभी तक आवर्त सारणी में कितने हैं? 7। हम उससे एक आगे निकल के देख लेते हैं, कितने हो गए बेटा? 8। अगर 8 होंगे तो इसमें कौन कौन से उपकोष संभावित होंगे? तो आप क्या बोलोगे? पॉसिबल सबशेल। तो सुन लो, आवर्त कहां से स्टार्ट होगा? 8s से। बेटा खत्म कहां पर होगा? 8p पर। उसमें d कौन सा आएगा? 7d। f कौन सा आएगा? 6f। g कौन सा आएगा? 5g। और अगर h हो तो कौन सा आएगा? 4h। मैंने क्या बोला? संभावनाएं हैं। ठीक है, अब सुनो, अब बात यह आती है कि इनमें से कौन कौन सा वास्तविकता में होगा। तो होने के लिए एक सिंपल सा कंडीशन है और वो कंडीशन डिपेंड करता है इनके क्वांटम नंबर पर। अब सुन लो, क्वांटम नंबर एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजीमुथल। जब भी आप किसी उपकोष के बारे में जानकारी देते हो तो यहां पर ये जो संख्या लिखी होती है ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। और यहां पर ये जो इंग्लिश वाला लेटर लिखा होता है ये किसको बताता है? आपके उपकोष को, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या को। तो ध्यान से सुन लेना, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान दिगंशी क्वांटम संख्या से हमेशा क्या मिलते हैं? ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर हम कहते हैं कि ये इससे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसी से ये डेवलप होता है। बात पल्ले पड़ गई। तो अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो ये बात क्या है? सही है और हमेशा सही है, कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए क्या कि मुख्य क्वांटम संख्या के मान दिगंशी क्वांटम संख्या के बराबर या उससे कम है, तो ऐसी बात हमेशा क्या होती है? गलत। यानी कि ऐसे उपकोष का अस्तित्व नहीं होता। तो चलो सर अब बात करते हैं, एस जो है वो पहले आवर्त से शुरू हो जाता है, पी दूसरे से शुरू हो जाता है, डी छठवें से सॉरी चौथे से शुरू हो जाता है, एफ जो है वो छठवें से शुरू हो जाता है, यानी कि पहला जो है वो 4f आता है। अब सुनो की बात करते हैं, जी में जो आपको मिलता है उसको देख लो। क्या यहां पर n का मान 5 है क्या? सर क्या यहां पर मैं l की बात करूं तो g के लिए l का मान कितना है? 4। तो l बराबर 4। इस संभावना को देखो, क्या यहां n का मान l से बड़ा है? बड़ा है। तो क्या ये संभव होगा क्या? होगा। चलो h की बात कर लेते हैं बेटा। अगर मैं h की बात करूं तो यहां पर n बराबर कितना? 4। और तुम क्या बोलोगे? आपके l का मान कितना आएगा? 5। तो बोलो भैया क्या 4h संभव होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको क्या कर दो? कैंसल। बात पल्ले पड़ गई। तो अब सुन लो, 8वें आवर्त में संभावित उपकोष कौन कौन से हैं? 8s, 8p, 7d, 6f और 5g। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो आपको इनके कक्षक आसानी से मिल जाएंगे कि कक्षक कितने होंगे। तो देखो सर हमने पहले से लिखा हुआ है तैयार। एस में कक्षक कितना होता है? 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 और जी में 9। कुल कक्षक कितने हो गए? 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25। तो मैं ये कह दूं क्या कि टोटल ऑर्बिटल कुल कक्षक कितने हैं? 25।
सर एक बात बताओ, एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? तो अपन क्या बोल देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 25 इंटू 2 यानी कि 50। और जितने इलेक्ट्रॉन, क्या उतने ही तत्व मिलते हैं क्या? मिलते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि कुल टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे बेटा, 50। यानी कि आपका 8वां पीरियड अगर इन फ्यूचर कभी होगा तो उसमें अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी आएगी, 50। बात पल्ले पड़ गई? कोई दिक्कत किसी को? एकदम आसान तरीके से चलना, बहुत ही सिंपल है बेटा, बना दो फटाफट। अरे समझ में तो आ रहा ना? ठीक है, कुछ भी हम लोग ऐसा बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो टेबल में लिखा हुआ है, जो टेबल हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, उसी की बात है, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है इसमें। घंटी बजती है क्या? किस काम की है? है? नीचे से क्या? है? कंट्रोल रूम? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हो गया सबका? जल्दी लिखो बेटा। भाई अगर किसी बच्चे को क्वांटम नंबर नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर काम आएगा वो चीज मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, जितना आपके यूजफुल होगा टेबल में वो आपको बता दिया जाएगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वैसे बता देना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा होता है क्वांटम नंबर, इजी वे में आप उनको पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है सर, हो गया? उपकोष, उपकोष की संभावना कहां पर होती है, बस ये बात याद रख लेना, तो काम बहुत इजी हो जाएगा। और जितनी जरूरत पड़ रही है उतने क्वांटम नंबर हमने देख लिए। तो ये बात तो है आपके 8वें आवर्त की। ठीक है, अब इस पर कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, काल्पनिक क्वेश्चन बनते हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये याद रखना, यही चीजें आपको अप्लाई करनी है, जैसे मैंने सोल्व किया है वैसे का वैसा आप भी सोल्व कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन लिखो। देखो, यदि यदि आधुनिक आवर्त सारणी में, क्वेश्चन है, यदि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 10वां आवर्त, यदि आधुनिक आवर्त सारणी में 10वां आवर्त संभव हो, 10वां आवर्त संभव हो तथा 10वां आवर्त संभव हो तथा प्रत्येक कक्षक में, तथा प्रत्येक कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। यदि आधुनिक आवर्त सारणी में 10वां आवर्त संभव हो तथा प्रत्येक कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो 10वें आवर्त में उपस्थित, तो 10वें आवर्त में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए।
10वें आवर्त में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो बच्चों, फटाफट करो। देखते हैं कि पहले आंसर किसका आता है, आप लोगों का या ऑनलाइन वालों का। फटाफट बता दो। हाँ जी, 100। अरे वाह यार, अब आता है एक आंसर आया सर 180, सीधे ही आ गया आंसर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, 144, 180 और 144, दो आंसर आ गए हैं सर, मतलब 180। अभी और कोई? दो प्रकार के आंसर आए हैं, एक 180 और एक क्या आया है 144। 5 इलेक्ट्रॉन है सर। 160, 300, 180, 360 क्या बेटा? 360। हाँ भाई, बताओ बताओ, बोली बढ़ती जा रही है। एक आंसर आया है इधर से ऑनलाइन से भी 180, बालिका है। हाँ। हाँ भाई, कितना आ रहा है? 180। इसके अलावा दो तीन आंसर और आए हैं, वो गलत है फिर। ज्यादा लोगों का आंसर 180 है। चलो देख लेते हैं, सीधे ही बता दूं या फिर पूरा बना के बताऊं? पूरा बनाओ। चलो देख लेते हैं, पहले पूरा बना लेते हैं, उसके बाद सीधा देख लेते हैं कि कैसे होएगा। देखो सर, इसने इस बार बोला है, जिनसे नहीं हुआ वो लोग देख लीजिएगा, कि इसने बोला है आवर्त संख्या कितनी है? 10। 10वां आवर्त है, तो संभावित उपकोष जो सबसे पॉसिबल हो सकते हैं बेटा, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर उनकी बात की जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर स्टार्ट कहां से होगा? 10 से। बेटा खत्म कहां पर होगा? 10p पर। अगर मैं यहां पर डी की बात करूं तो आप लोग क्या बोल दोगे? डी कौन सा? 9d। एफ कौन सा आएगा? तो अपन क्या बोल देंगे? 8f। और जी कौन सा आएगा? 7g। अगर आई हुआ, जी के बाद एच, एच हुआ तो कौन सा? 6h। और अगर आई हुआ तो कौन सा? 5i। बहुत है इतने। अब चेक कर ले। चलो देखो सर, एस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी से प्रॉब्लम नहीं है, डी से प्रॉब्लम नहीं है, एफ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जी से। जी से प्रॉब्लम आती है, तो इसको चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हमें जानकारियां बहुत कम है। इसके एन का मान 7 है और एल का मान, अगर किसी बच्चे से नहीं होता हो तो काउंट कर लेना फिंगर पे, एस, पी, डी, एफ और कौन आया? जी। ये कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे। गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये कितना है? 4। क्या जी पॉसिबल है क्या? यस सर। यहां पर एच की बात करूं तो सेम केस है, जी के बाद कौन आ गया? एच। एच कितने नंबर पे आ रहा है? 6 पे। तो इसके एल का मान जो है वो कितना आ जाएगा? 5। और एन का मान कितना है? 6। क्या ये संभावित होगा क्या? यस सर, आराम से पॉसिबल होगा। यहां पर अपन बात करें तो एन का मान कितना? 5। और जी के बाद एच और एच के बाद आई। आई के लिए मैं बात करूं तो आपके एजिमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना आएगा? 6। क्या यह संभव होगा क्या? नहीं सर। यानी कि 10वें आवर्त में जो संभावनाएं बन रही हैं, वो संभावनाएं कितनी है? एच तक की है। तो चलो आ जाओ सर, इनमें आप लोग ऑर्बिटल्स को चेक कर सकते हो। ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं तो आप क्या बोल दोगे? इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 9 और इसमें 11। ये आएंगे क्या? अरे यही आएंगे आगे। चलो सर, टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लो, कितने हो गए? 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 11 कितने हो गए? 36। तो आप क्या बोल दोगे कि टोटल ऑर्बिटल कुल कक्षक कितने हो गए? 36। यार एक बात बताओ कि क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्यों? हम लोग जनरली क्या काम करते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बट इस बार इसने कितना बोला है? 5। तो इस बार जो है वो आप लोग जो मल्टीप्लाई करोगे वो 2 से करोगे या 5 से? 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन कितने हो? 2।
इस बार इलेक्ट्रॉन इसने बदल दिए तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 150 और 30 कितना हो गया 180, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन है 180 तो एलिमेंट भी कितने हैं 180। करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। सिंपल है, एकदम आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो सर, ये कहानी आपकी यहां पर क्या होती है खत्म। एकदम सिंपल वे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। चलो सर, अब हम आते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन पे, अपने टेबल पर वापस लौट के आते हैं और वहीं से वापस बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना। देखो सर, हमने जो बात करी थी, शायद कल हमने कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी, याद है क्या? अरे कुछ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करी थी। एस ब्लॉक का बता दिया, पी ब्लॉक का सामान्य बता दिया, डी ब्लॉक का बता दिया और एफ का भी बता दिया। सारे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ चुके हैं और एफ ब्लॉक वाले पर और डी ब्लॉक वाले पर हम लोग एक दो क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक की। देखो आपको याद होगा मैंने डी ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शन मार्क करवाए थे ना। उसमें सिर्फ मैंने आपको याद रखने के लिए एक ही एक्सेप्शन बोला था, वो कौन सा था, पैलेडियम। क्यों बोला, क्योंकि पैलेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन होता है और बाकी सब जितने भी हैं उनमें 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सेप्शन। बात पल्ले पड़ गई। तो ये चीज हमें थोड़ी सी दिमाग में सेट रखनी है और इसी के आधार पर हम अपने सारे क्वेश्चंस को कर देंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगा लो। पूरे डी ब्लॉक का बताऊं या सिर्फ जो एक्सेप्शन है वो बता दूं? पूरा डी ब्लॉक, चलो देख लेते हैं। हेडिंग लगा दो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। अब सुन लेना, सारा हम एक साथ ही पढ़ डालेंगे कि कैसे याद रखना है और कैसे नहीं। देखो सर, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग उसको समझ सकते हो। याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आधी बातें तो मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका था कॉन्फ़िगरेशन की। सुन लो, डी में आपके पास जो स्टार्ट होता है वो पीरियड नंबर कौन सा होता है, 4। उसके बाद कौन सा आता है, 5। और उसके बाद कौन सा आता है, 6। और उसके बाद कौन सा आता है, 7। यहाँ पर बोर्ड पर जितनी जगह है उतने एलिमेंट मैं एक बार लिख लेता हूं। यहाँ पर कौन है, स्कैंडियम। यहाँ पर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज और कौन है, आयरन। इतने हम ले लेते हैं। ठीक है, बाकी वाले अगले स्टेप पे ले लेंगे। अब सुनो, स्कैंडियम जो है इसका विन्यास मैं आपको लिखा चुका हूं। इसके ऊपर क्या था बेटा, D1S2। करेक्ट है, इसका विन्यास भी आपने लिखा था D2S2। बेटा इसका लिखा D3S2, ये D5S1, ये D5S2 और ये D6S2। ये सबको याद है? ठीक है, अगर किसी को याद नहीं हो तो वो भी सुन लो। बेटा देखो सीधी सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 22। इसका 23, ये 24, ये 25 और ये 26। सर इनके एटॉमिक नंबर देखो और इनके एस और डी के इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, क्या कोई संबंध दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अगर मैं डी को बाद में लिख दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं डी को जैसे भरते हैं उस टाइप से लिख दूं तो क्या एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या मैच कर जाती है क्या? अरे हाँ या ना, पक्का? जैसे मैं बोल दूं कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। चलो जगे हुए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, 27 है तो इसका विन्यास क्या D7S2 हो जाएगा क्या? पक्का? चलो मैं अगर ये लिख दूं सर क्या, निकल, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। हाँ या ना, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, D8S2। कोई दिक्कत किसी को? अब याद ये रखना है कि एक्सेप्शन कहां पर है, एक्सेप्शन कहां पर है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये लिखाने वाली चीज नहीं है, ये आपको अपने आप से आ जानी चाहिए। अब सुनो, इसके नीचे आता है यूट्रियम, इसके नीचे आता है लेंथेनम और इसके नीचे आता है एक्टिनियम। अब सुनो भैया, स्कैंडियम का विन्यास बोले तो ये कौन है, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में डी कौन सा आता है, 3D। और एस कौन सा आता है, 4S। तो बेटा ये आएगा 3D और 4S। कितना आ गया, इतना। सर इसमें 5 है तो ये क्या आ जाएगा, 4D और 5S। बेटा ये 6 है तो क्या आ जाएगा, 5D और 6S। और ये कितना आ जाएगा, 6D और 7S। क्या यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है
वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इट इज चलते जाएंगे क्या? सर मैंने यहां पर आपको स्टार मार्क करवाया था, लिखाया था कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सेप्शन। इसको देख के लग रहा है क्या ये एक्सेप्शन है? अरे क्या बेटा इन दोनों ऊपर वालों को देखकर ये लग रहा है कि दोनों नीचे वाले एक्सेप्शन हो सकते हैं? नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा ना सेम सेम है। तो फिर भी हम इनको एक्सेप्शन बोल रहे हैं, अपवाद बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? एफ ब्लॉक। बिल्कुल, बालिका ने कहा है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एफ ब्लॉक में जाने चाहिए थे। अरे देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाने थे, एफ में। कैसे जाने थे वो भी सुन लो। चलो मैं बात कर लेता हूं सिर्फ लेंथेनम की, ध्यान से सुन लेना। लेंथेनम जो है ये कौन से पीरियड का मेंबर है, 6। इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर मेरे से पूछे तो मैं सबसे पहले जाऊंगा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है सुन लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और उसके नीचे वाला कौन है, ओजी। याद आया क्या? ठीक है, ये 7 है। इनमें से 7वां हमारे काम का नहीं है, बचे कितने, 6। ये खुद कौन से पीरियड का है, छठे का। तो इससे जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी, 5वें आवर्त वाली। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। मॉर्निंग सर। अरे कोई बात नहीं, नींद आ जाती है, क्या करते रहते हो रात भर? पता नहीं जी क्या करते हो। हाँ सुनो, तो सर यहाँ पर जो इनर्ट गैस आएगी वो कौन सी आएगी, जेनॉन। जग जाओ भाई, इतनी बढ़िया लोरी तो मैं सुना ही नहीं रहा। आ जाओ। अब सुनो भैया, एक बात बताओ, 6वें आवर्त में जो आपने वो टेबल बनाई थी उसमें कौन कौन से सब सेल थे? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर वहां पर 6s था, वहां पर 6p था, वहां पर 5d था और 4f था। आ जाओ, मैं यहां पर लिखता हूं 4f, 5d, 6s और 6p। क्या यही थे क्या? सेम है, मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। अब सुनो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1S2। तो सुन लो, ये है D1 और ये S2, P में 0, F में 0। सही है क्या? तुम बोलोगे कि सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, तो ये कितना होता है, 54। एटॉमिक नंबर कैसे आया वो बता देंगे अभी। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन बराबर है, सारी कहानी सही है। अब सुनो, इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं। क्या आपने N+L का नियम सुना है क्या? N+L नियम क्या कहता है कि जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और अगर दो कक्षकों के लिए या उपकोष के लिए बराबर हो तो पहले उसमें जाता है जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम हो। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए बताओ यार, n बराबर कितना, 4, l बराबर कितना, 3, तो 4+3 कितना हुआ, 7। आ जाओ, इसके लिए बात करूं तो n बराबर 5, l बराबर 2, 5+2 7। आया कि नहीं आया? दोनों के लिए N+L का मान समान। तो तुम किसके पास जाओगे, n के पास। जिसका n कम उसकी ऊर्जा कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए। लेकिन क्या जा रहा है क्या, किसमें जा रहा, उच्च ऊर्जा वाले में। तो क्या ये अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? तो अपवाद होने का कारण समझ में आ गया क्या? आ गया। सेम टू सेम किसका है बेटा, एक्टिनियम का। कोई डाउट किसी को? तो अपवाद होने का कारण क्या है, वो चीज है बेटा। चले आगे, चलो। सर ये देखो, यहां पर हम बात करते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम। रदरफोर्डियम का आपसे कोई नहीं पूछेगा, पूछे तो भी सेम है। आ जाओ भैया, इसमें आएगा 3d और 4s, इसमें आएगा 4d और 5s, और इसमें आएगा 5d और 6s। ऊपर देखो सर क्या लिखा हुआ है, D2S2। तो क्या इसमें आपके पास कोई अपवाद था क्या? नहीं सर, यहां पर कोई अपवाद नहीं था। अपवाद की स्टार्टिंग होती है अब से, अब से होती है, तो तुम्हें याद होगा वो नवाब था, वो नवाब था। आ जाओ, इसकी मैं बात करूं तो ये 3D 4S, देखते जाना, 4D 5S, 5D 6S। अब सुन लेना सर, पहला अपवाद, पहला अपवाद कौन है, नियोबियम। सुन लो सर, यहां पर आना है 3 और 2। नियोबियम पे आपने कोई डबल स्टार लगाया है क्या? नहीं सर, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन है। तो याद क्या रखना है, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में डाल दो, एस का इलेक्ट्रॉन डी में डाल दो और कुछ नहीं करना। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना, 1। ये लो सर, ये अपवाद है, याद रह जाएगा आराम से। अरे यस और नो,
आ जाओ भैया, यहां पे मैं बात करूं तो सेम टू सेम ही आ जाएगा क्या, 3 और 2। ये अपवाद नहीं है। बोलो कोई समस्या? नहीं सर, पहला अपवाद आपका कंप्लीट होता है। इसको लिखोगे या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी देखते हैं। याद आ रहा होगा करोड़ मोल वाला। सर सेम केस है, अब 3D 4D लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी बात करते हैं। देखो सर, क्या ये खुद अपवाद है क्या? ये खुद अपवाद है तो ये भी कैसा आएगा, D5S1। ये भी क्या आएगा, D5S1। अब सुन लो, क्या ये अपवाद है क्या? ये अपवाद नहीं था। अरे हाँ या ना, ये अपवाद नहीं था। तो एक बात बताओ कि इसका वास्तविक होना क्या था, D4S2। ये अपवाद नहीं है, ये दोनों अपवाद हैं। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों लिखा, इन दोनों के लिए बेटा, ये दोनों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसका, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं। बोलो कोई दिक्कत? अरे यस और नो? नो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम। अब सुन लो, यहां पर फिर एक अपवाद आ गया, कौन, टीसी। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या होता है, D5S2। और ये भी अपवाद नहीं है, D5S2। ये अपवाद है तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, D6S1। अपवाद बनाना आ गया आराम से। एक इलेक्ट्रॉन का अपवाद जिसके पास भी है वो आसानी से बन जाएगा। चलो सर आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। कौन, तो आपने कहा कि सर फिर रूठा ओसो आ गया। चलो आ जाओ भैया, क्या यहां पर कोई अपवाद है सर, कौन है, ये वाला। ये अपवाद है तो ये क्या आ जाएगा, D7 और ये S1। और बेटा ये कितना हो जाएगा, D6 और S2। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? क्या हम अपने आप से अपवाद बना सकते हैं क्या? अरे यस और नो? अबे रटा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीख लो, लपेटो फटाफट, जल्दी बनाओ देखें। जल्दी से बना दो, ताकि हम लोग आगे वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बना दें। मेरे हिसाब से अब बोर्ड पे देखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, इतना सिंपल वे में कॉन्फ़िगरेशन देखा अपन ने। अगर गलती से किसी ने भी कॉन्फ़िगरेशन को याद करने की कोशिश की तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। याद नहीं रहता यार, 118 तत्वों के विन्यास किसको याद रहते हैं? एक यही थोड़ी है। ठीक है, तो सबसे इजी वे में कॉन्फ़िगरेशन जिसका लिखा जा सकता है वो है डी ब्लॉक, और उससे भी आसान होता है एफ ब्लॉक का। जो अपवाद है मैं उनको एक स्टार दे रहा हूं, और जिस पर एक स्टार लगा है, एक सितारा लगा है, वो एक इलेक्ट्रॉन का अपवाद है। तारे से याद आया, वो गाना सुना आप लोगों ने, कि आओ ले चले तुम्हें सितारों के शहर में। सुना है क्या? नहीं सुना? भाई इतना ही आता है यार, जितना आता है उतना बता देता हूं मैं। चला कट्ठे, तुम्हारी दौड़ ज्यादा से ज्यादा पिपराली रोड तक, इससे ज्यादा क्या है? हो गया बेटा? आवर्त याद रखें, तत्व की जगह याद रखें, उसका सिंबल याद रखें, और उसके जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर याद रखें। आपकी जिंदगी चमन है, काम हो जाएगा, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। घर जाके एक बार बना के देखोगे तो बहुत इजी लगेगा बेटा। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चल हाँ।
ठीक है, तो अभी तक 6 अपवाद आ चुके हैं और सब के सब हमें आसानी से याद हो जाएंगे। हो गया? चलो बेटा, इसको तो एज इट इज पड़े रहने देते हैं क्योंकि हम आने वाला। आयरन के बाद, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं। आयरन तक हम पहुंच चुके हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब सुन लो बेटा थोड़ा सा, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 27, ये 28, ये 29 और ये 30। अब देखो सर, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके डी में आएंगे 7 और एस में 2, इसके डी में आएंगे 8 और एस में 2, इसके डी में आएंगे 9 और एस में 2। रुक जाना फिर। देखो जहां भी नो आ रहा है मतलब फुलफिल्ड स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा। फुलफिल्ड स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा तो ये नो से कितना हो जाएगा? 10, और ये 2 से कितना? 1। फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, पूर्ण पूरित स्थायित्व प्राप्ति के लिए ये ऐसा काम करता है। तो ये ऑटोमेटिकली हम अपवाद लिख के चल रहे हैं। बात पल्ले पड़ गई सबको? ठीक है। जिंक होता है 30, यानी कि D10 और S2। करेक्ट है, ये मिल गया। अब सुन लो सर, इनके नीचे जो आते हैं वो रहा कौन रहेगा? इराक आ गया। कौन रहेगा? इराक। तो ये हो गया सर आपका 3D7 और 4S2। अब क्या रोडियम जो है वो अपवाद आता था क्या? यस सर, ये अपवाद था। तो ये कितना हो जाएगा? 4D8। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 5S1। क्या इरिडियम अपवाद है? नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5D7 और 6S। सिंपल है, कोई जोर नहीं आ रहा, बस एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डालना है। अब आएगा जोर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। क्या ये दोनों ही अपवाद हैं क्या? यस सर। इस पे लगा था डबल स्टार और इस पे कोई स्टार नहीं था, तो क्या लगा देते हैं? सिंगल स्टार। ठीक है, एक स्टार लगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो लगा मतलब दो इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा याद रखना है। ये होता है सर 3D8 4S2। अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन है, तो क्या एस के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे क्या? यस सर। तो ये कितना बन जाएगा? 4D10 5S0। याद रखना, हर जगह काम आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में भी काम आएगा, साइज में भी काम आएगा, दोनों जगह इसको काम में लिया जाता है। अब सुनो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का? एक का। तुम इसको देख के चलो, तो ये कितना? 5D9 और 6S1। करेक्ट है? आ जाओ सर, CuAgAu, ये तीनों ही एक्सेप्शन है और इनके नीचे वाला Rg भी क्या है? एक्सेप्शन। तो सर इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। D10S1 D10S1 D10S1। क्लियर है? सिंपल है, एकदम फुद्दू सा। आ जाओ भैया, जिंदगी कनेडा होगी। जिंदगी कनेडा होगी। हाँ, समझ गया मैं। क्या यहां पर कोई एक्सेप्शन है? नहीं है। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं। बोलो बात पल्ले पड़ गई है? एकदम आसान तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं, सब के सब हमने बना दिए हैं। इन पर लगा देते हैं एक स्टार, इन पर लगा देते हैं एक स्टार। क्लियर है? तो नोट कर लो। और अब एक्सेप्शन जो है वो हमें कैसे याद रहेगा, इस पर हम लोग एक छोटी सी बात लिख देंगे। क्योंकि एग्जाम के टाइम सर इतना याद नहीं रहता कि हम कौन सा एक्सेप्शन याद रखें और कौन सा छोड़ें। तो एक्सेप्शन को याद रखने के लिए हम एक सिंपल सी लाइन लिख देंगे। कि आपका डी ब्लॉक जो है बेटा वो विद एक्सेप्शन कंप्लीट होता है। डी ब्लॉक के जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है। एक्सेप्शन भी आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी। चला फिर? ठीक है, अब एक्सेप्शन को याद रखने का तरीका बता देता हूं, बहुत ही आसान है।
ठीक है, इनकी आवर्त संख्या तुम लगा ही दोगे, कौन से के साथ क्या आएगा बेटा, है ना? अरे चला, तो सुनो फिर। अब देखो सर, आपके पास जितने भी एक्सेप्शन आए हैं उनको एक साथ ले आते हैं। आपको याद होगा कि हमने टोटल 7-8 एक्सेप्शन बढ़िया बढ़िया देखे हैं, उन्हीं को ले लेते हैं और उन्हीं की बात कर लेते हैं। लेंथेनम और एक्टिनियम को हम लोग डिस्कस करेंगे किसके साथ, आपके जो एफ ब्लॉक है उनके साथ उनको लिख देंगे ताकि याद रखने में जोर ना आए। तो सुन लो सर, यहाँ पर तुम्हारे पास जो एक्सेप्शन आए थे वो क्या था, वो नवाब था, इसमें ये था, उसके बाद करोड़ मोल वाला ये था, उसके बाद मन तक रे ये था, ओहो ये भी एक्सेप्शन था। उसके बाद कौन था रे, फिर रूठा ओसो, उसके बाद कौन था, कौन रहेगा इराक ये था, उसके बाद कौन था, कोबाल्ट के बाद नहीं पढ़ोगे पिटोगे, उसके बाद कौन था, सी यू ए जी ए यू और आर जी, ये थे। चलो मैं अब इसके लिए एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है? चलो सर, पहले इनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से आ गए, ये ऊपर वाले दोनों आ गए, ठीक है, और यहां से स्टार्ट होके ये आ गया। तो अपन इसको याद कैसे रखेंगे कि सर क्यों करे नवाबी, कौन कर रहा है, राहुल गांधी, समझ गए? क्यों करे नवाबी, कौन, राहुल गांधी। उसके बाद देखो ये है जो क्या, तो अपन बोलेंगे कि मौत तक, ये बात राहुल गांधी जी पे बिल्कुल सेट बैठती है क्या, कि मौत तक रुकावटें, मौत तक रुकावटें, और क्या होगी, तो अपन कह रहे हैं कि सर राह में, पीढ़ी का मतलब क्या हो जाएगा, पड़ेगी, क्या हुआ, राह में पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो बचे हैं उनको ले लेते हैं, एजी एयू और प्लेटिनम। इसको याद रखने के लिए क्या बोलेंगे कि आगे आगे और पिटाई होगी, ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आराम से याद हो जाएगा कि क्या है, क्यों करे नवाबी राहुल गांधी, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी। तो ध्यान से सुन लेना, जब भी तुम्हारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है, तो आप लोग एक बार इसको बोल के देख लेना, क्या कहीं वो एक्सेप्शन की बात तो नहीं कर रहा। अगर तुम ऐसे एक्सेप्शन देखने जाओगे तो सर कहां तक ढूंढोगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो क्या है, सीधा सा, क्यों करे नवाबी राहुल गांधी, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी। इससे आसानी से आपको पता चल जाएगा कि वो उसमें है या नहीं है। अगर उसमें से है तो उसमें से उठा लो, उसके ऊपर वाला देख लो, काम खत्म, लपेट दो। ये आपके जो एक्सेप्शन है उनको याद रखने का सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो डी ब्लॉक अब मेरा पूरा कंप्लीट होता है, अब मुझे डी ब्लॉक में कोई शिकायत नहीं है। हो गया बेटू, अरे हो गया। चलो सर, ये कहानी खत्म होती है। हाँ, अब ये बताओ, क्या आपको एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं या नहीं आते, आते हैं, नहीं आते? चलो तो वो भी सीख लेते हैं थोड़ा सा, हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। हेडिंग तो लगा ही लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, यानी कि एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
हाँ भाई, आपको याद हो तो 2-1 साल पहले एफ ब्लॉक के 2 क्वेश्चन आए थे। 2 या 3 साल हो गए उन बातों को। एफ ब्लॉक के 2 क्वेश्चन आए थे। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का था और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का क्वेश्चन था। ठीक है? तो ढंग से इसको समझ लेना। याद रखने का मेथड सिखा देता हूं कि कैसे याद रखना है, क्योंकि एक-एक एलिमेंट का याद रखना संभव नहीं है। तो ध्यान से सुनना। देखो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स की। लेंथेनाइड्स जो होते हैं उनका कैसे ध्यान में रखना है और एक्टिनाइड का कैसे रखना है, तो सारे लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करेंगे लेंथेनॉइड्स। देखो सर, लेंथेनॉइड के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन पहले से पता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला, इसको बोलते हैं 4F सीरीज। इसका आवर्त संख्या जो है, पीरियड जो है वो होता है 6 और ग्रुप नंबर जो है वो होता है 3। इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 58 से लेकर कहां तक होते हैं, 71 तक। इतनी चीजें हमें पहले से पता है। ठीक है? अब देखो सर, ये बातें अगर मेरे को पता है तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, मेरे लेंथेनम की। लेंथेनम का विन्यास हमने 2 मिनट पहले ही देखा था कि इसका विन्यास क्या होता है। तो आप लोग क्या बोलते हो, जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 54। आपने क्या बोला, 4F0, 5D1, 6S2 और 6P0। तो 6P को तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि आ ही नहीं रहा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये विन्यास होता है लेंथेनम का। और यार एक बात बताओ कि लेंथेनम जो है वो लेंथेनाइड का प्रतिनिधित्व करता है क्या? जितने भी लेंथेनाइड हैं, क्या उनकी आवर्त संख्या और लेंथेनम की आवर्त संख्या समान है क्या? समान है। जितने भी लेंथेनाइड हैं उनकी वर्ग संख्या और आपके लेंथेनम की वर्ग संख्या समान है क्या? समान है। तो ये चीज हमें बहुत हेल्प करने वाली है। कैसे? तो सुनना, मैं यहां पर लिखता हूं LN, मतलब लेंथेनॉइड। LA लेंथेनम, LN लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का विन्यास लिखना है तो हमें बात करनी होगी बहुत ही सिंपल सी। क्यों? क्योंकि सर एक कौन आ गया, जेनॉन। जेनॉन के बाद आपका 4F, आपका 5D और 6S, ये है। अब सुन लो सर, लेंथेनम तक कहानी ऐसी चलती है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, लेंथेनाइड में भी ऐसा ही केस रहेगा। अब सुन लो, डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे या तो 0 या कितना, 1, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। और एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे n। एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे n। आप पल्ले पड़ गई। n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। वो क्या है, एफ के इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58 से 71। ये भी हमें ध्यान में रखना है। और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो हमें पहले से पता है। तो अब ध्यान से सुनना कि अगर मेरे को n का वैल्यू याद हो जाए, ध्यान से सुनना क्या बोला, अगर मेरे को n का वैल्यू याद है तो क्या सारे लेंथेनॉइड अपने आप ही बन गए क्या? अरे हाँ या ना, बन गए। तो आ जाओ वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सीरियम की। याद होगा लेंथेनाइड कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या कहते हो कि सर सीने पर नदियां, इसकी भाई प्रेम की समाई, फिर क्या था, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम कौन, यबलू। यही एलिमेंट थे क्या? चलो एटॉमिक नंबर भी आपने पहले से गोटा मार रखा है क्या, 58, 59, 60। ये कितना है बेटा, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 7, 8, 9, 70, 71 हो गया। अब सुन लो, देखो सर, जितने भी लेंथेनाइड है सब में यही आएगा। जितने भी लेंथेनाइड है सब में यही आएगा। तो देखो सर, इसमें क्या आएगा, जेनॉन 54। मैं बार बार 54 इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें याद रह जाए कि इसका होता 54 ही है ना। तो 54 इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म। 4F, 5D और 6S2। अगर मेरे को कोई F के इलेक्ट्रॉन दे दे तो बचे हुए D में डाल के मैं आराम से बना दूंगा। D में कितने हैं, 0 या 1। बोलो बात समझ में आ गई? तो सुन लो, N जो है उसके इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। N के इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 नहीं आएगा, डायरेक्ट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो, आपको याद होगा जैसे तुम डी ब्लॉक में लिखते हो, डी ब्लॉक में लिखते हो तो D4 ना आकर सीधा कौन आ जाता है, D7। हाँ या ना? D9 ना आकर सीधा कौन आ जाता है, D10। क्यों? स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी। यहां पर 7 दो बार आ रहा है, 14 दो बार आ रहा है, क्यों? स्टेबिलिटी। ये अर्धपूरित और ये पूर्णपूरित। डी में 5 दो बार आ जाता है अर्धपूरित, सर डी में 10 दो बार आ जाता है पूर्णपूरित। बात पल्ले पड़ गई। सेम कहानी है, तो काउंट कर लेते हैं ये कितनी संख्याएं होगी। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे के पूरे हैं। अब आ जाओ, करना क्या है। सीरियम पहला एलिमेंट है, पहली संख्या उठा लो, कितना? एन का मान 2। टोटल काउंट कर लो, 54 और 2 56, 56 और 2 58, 58 क्या बराबर आ रहा है क्या? आ रहा है। तो डी में कितना हो गया? 0। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एलिमेंट पर चलते हैं। बेटा ये कौन है? जेनॉन। कितना बेटा? 54। 54 है तो सबसे पहले तो ये याद रहना चाहिए कि सर ये तो होता ही होता है। बोलो भैया अगली डिजिट कितनी है? 3। तो 54 और 2 57 और 2 59 बराबर आ रहा है, मतलब डी में कितना? 0। बोलो सीख गए क्या? अरे हाँ या ना? कर सकते हो तो करो, फिर हो गया खत्म। ये एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड, ये एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड। समझ में तो आ गया ना मैंने क्या किया है? अरे हाँ या ना? ठीक है, लपेटो बेटा फटाफट, बनाओ देखें। अब भाई ऑनलाइन वालों तुम्हें भी पल्ले पड़ गया क्या? क्या बोला गया बेटा? यस सर है ऐसे। बनाओ देखे बेटा, जल्दी बनाओ। यस सर, ओके, थैंक यू। वो किधर है? सलमान खान, सबका भाईजान। और वो उसका पड़ोसी क्या नाम था? शैलेंद्र, शैलेंद्र ही नाम था ना? आया नहीं क्या आज? अच्छा, बनाओ बेटा फटाफट बनाओ। आगे वाले लिखूं या आप लोग लिख लोगे? लिख लोगे? बस एन का वैल्यू याद रह गया तो सर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कहीं नहीं अटकेगा, हमेशा सही होगा। ठीक है, लेंथेनोइड तक हम पहुंच चुके हैं और इसमें जो है अगला डिजिट है एन का 4। तो 54 और 4 58 और 2 60 हो गया 0। उसके बाद फिर से जेनॉन 54 4f 5d 6s2। और बेटा नेक्स्ट डिजिट जो है वो है 5 और 54 59 61 अगेन डी में 0। ठीक है, उसके बाद सिमेरियम में चलते हैं। सिमेरियम जो होता है, सिमेरियम होता है जेनॉन 54 और 4f 5d 6s2। और सिमेरियम का डिजिट है 6। 6 का मतलब 60 62 और अगेन कितना बेटा? 0। अगेन कितना? 0। उसके बाद यूरोपियम, यूरोपियम की बात करें तो ये 54 4f 5d 6s2 और इसमें है डिजिट 7 61 63 दैट वाज 0। उसके बाद आता है गैडोलिनियम। ये तुम्हारे नीट के एग्जाम में आ चुका है कि जीडी का कौन सा विन्यास सही है। जीडी ही लिखा हुआ था, सबसे बड़ी बात यह है उसने कहीं भी कोई बात नहीं करी थी। तो 54 4f 5d 6s2, यहाँ पर डिजिट अगेन कितना है? 7 7 2 टाइम्स है। इट मींस यहाँ पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का केस है, अर्धपूरित स्थायित्व है। तो 61 63 एक की कमी है, तो डी में कितना आ जाएगा? एक। और डी में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब वो क्या है? एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। तो हम क्या बोलेंगे कि जीडी जो है वो जीडी हमारा अपवाद है। और एक स्टार मिला है, इसको एक सितारा मिला है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अपवाद है, एक इलेक्ट्रॉन का अपवाद है। और इसीलिए इसको पूछा गया था और मैं भूल गया, यहां पर एलए को भी स्टार देना है और सीरियम को भी स्टार देना है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मास्टर जी इसमें तो डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर आपने क्यों इसको स्टार दिया? ये बात भी आपको बता देंगे, टेंशन मत लेना, तुम तो सितारे लगाते जाओ बस।
टर्बियम की बात करते हैं। टर्बियम जो होता है जेनॉन 54 बेटा 4f5d6s2 ये फिक्स है और जो डिजिट है वो 8 ना होकर डायरेक्टली कितना है 9। तो 54, 54, 63, 65 डी में अगेन जीरो। आगे बढ़ते हैं फिर से जेनॉन 54, 4f5d6s2 और नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 10, 64, 66 0। आगे बढ़ते हैं फिर से जेनॉन 54, 4f 5d 6s2 और डिजिट है 11, 65, 67 अगेन जीरो, अगेन जीरो। बनाते जाओ फटाफट। यहां तक पहुंच गए क्या तुम लोग? पूरे बना दिए? बहुत बढ़िया। यहां पर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा 4f 5d और 6s2। यहां पर बात करें तो डिजिट है 12, n का वैल्यू 66, 68 और 0। यहां पर हम बात करते हैं ये कौन है जेनॉन 54, 54, 4f 5d 6s2 डिजिट है 13, डी में जाएगा 0, 67, 69। ईट्रीबियम, एक आता है टर्बियम, एक आता है ईट्रीबियम। नाम बहुत ही सूगले सूगले हैं इनके, तो नाम के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं, बोल ही नहीं पाओगे। तो ये जो डिजिट है आती है 14, 58, 68, 70 और लास्ट जो है ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम 54, 4f 5d और 6s2 और अगेन इसमें है 14, तो ये हो गया 70 और डी में आया एक इलेक्ट्रॉन 71। तो लोगों को लगेगा कि ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है। देखो सर, मैंने बोला कि जहां डी में इलेक्ट्रॉन आया वहां पर एक्सेप्शन है, तो तुम बोलोगे कि सर ये भी होना चाहिए, पर ये नहीं है। तुम बोलोगे कि यहां डी में नहीं आया फिर भी एक्सेप्शन है, क्यों है? तो इसकी बात तो मैं बता देता हूं। भैया एफ पूरा भर गया, पूरा भरने के बाद जगह नहीं है, जगह नहीं है तो आगे जाएगा ही यार, आगे जाएगा। आगे नंबर किसका है? 5d का, इसलिए ये एक्सेप्शन नहीं है। सीरियम जो है, सीरियम का जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये एनसीईआरटी का कॉन्फ़िगरेशन है, ये एनसीईआरटी का कॉन्फ़िगरेशन है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका थोड़ा सा अलग होता है। एनसीईआरटी इसी को मानता है और मानकर एक्सेप्शन बोलता है। इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f2 5d1 6s1। इसका वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है सुन लो, 4f2 5d1 6s1। एस में एक होता है, डी में एक होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन होता है। लेकिन एनसीईआरटी इसको मोस्ट प्रेफर्ड किसको मानता है? इसको। इसका एक और होता है 4f1 5d1 6s2, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ज्यादा इसको मानता है। ठीक है, तो इसमें है कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलो याद रखने का तरीका बता देता हूं। एल ए एक्सेप्शन है, सीई एक्सेप्शन है और जीडी एक्सेप्शन है। इसको याद रखना बहुत आसान है। क्या है कि सर लेंथेनॉइड में दो ही एक्सेप्शन है, क्या? कि ला सीधे गाड़ी, ला सीधे गाड़ी, ये एक्सेप्शन है। तो जब भी एक्सेप्शन आएगा हम डी ब्लॉक को भी बोलेंगे कि सर क्यों करे नवाबी मौत, क्यों करे नवाबी राहुल गांधी मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी। उसके बाद बोल देंगे ला सीधे गाड़ी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आपके एक्सेप्शन का एक सिंपल सा तरीका हो जाएगा कि देखते ही एक्सेप्शन मार्क हो जाएगा। उसके बाद बचते हैं एक्टिनोइड। तो एक्टिनोइड की कहानी करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक्टिनोइड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है और कैसे हम लोग उसमें एक्सेप्शन देखते हैं। वहां पे कम से कम 5-6 एक्सेप्शन आएंगे, तो उन एक्सेप्शंस को भी हम लोग चेक कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए सर, कोई डाउट है किसी को? अरे कोई प्रॉब्लम? ओके सर।